एवोल्यूशन में हमने पढ़ लिया था थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ की, हम थियरीज पढ़ रहे थे। 5 थियरीज हमने पढ़ ली थी। कोई भी 5 में से थियरी कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि लाइफ की ओरिजिन अर्थ पे, सबसे पहली लाइफ की ओरिजिन अर्थ पे कैसे हुई, 5 में से। ठीक है, तो पांचों थ्योरी जो हैं वो अपने अपने रिजेक्ट हो गई। लेकिन जो लुई पैस्चर की थ्योरी थी, लुई पैस्चर की कौन सी थ्योरी थी? लुई पैस्चर की थ्योरी है ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है ये एंटायरली रॉन्ग नहीं है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस करेक्ट है कि ओमनिस वाइवम एक्स वीवो, कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बनती है रिप्रोडक्शन के थ्रू। बिल्कुल सही पॉइंट है ये। लेकिन ये शो नहीं करती है कि अर्थ पे पहली लाइफ कैसे आई। ये इसको एक्सप्लेन नहीं करती है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो इस वजह से ये थ्योरी फेल होगी इन एक्सप्लेनिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, लेकिन जो लुई पैस्चर है ये बहुत फेमस साइंटिस्ट या रिसर्चर रहा है। जैसे हमारे घरों में जो पैकेज्ड मिल्क आता है, पैकेज मिल्क पे पेस्चराइज्ड मिल्क लिखा होता है। पेस्चराइज्ड मिल्क, जो पेस्चराइज्ड मिल्क है वो इसी पर्सन के नेम पर है। इसने पेस्चराइजेशन की एक टेक्निक बनाई थी जिसमें इसने बताया था कि मिल्क को इतने टाइम के लिए इतने टेम्परेचर पे अगर हीट किया जाता है तो वो मिल्क डिजीज फ्री या कॉन्टामिनेंट फ्री हो जाता है। ठीक है, तो लुई पैस्चर ने बहुत सारे काम किए हैं। इसने मिल्क की पेस्चराइजेशन की प्रोसेस, वाइन या अल्कोहल को पेस्चराइज कैसे करना है, पेस्चराइज मतलब डिजीज फ्री उसको कैसे बनाना है, इस सब की इसने प्रोसेस जो थी वो इन्वेंट करी थी और वो आज तक यूज करी जाती है। ठीक है, पेस्चराइजेशन की प्रोसेस है। लुई पैस्चर ने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के अलावा एक थ्योरी और दी थी जिसमें इसने बताया था कि ह्यूमन बींग्स बीमार कैसे पड़ते हैं, हम लोग बीमार कैसे पड़ते हैं। तो इसने अलग से लिख लो, ये पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट है। पैकेज में कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं इसके, अदरवाइज नहीं पूछे जाते। आपके पैकेज और डीपीटी वगैरह में दे देगा वो। पैस्चर ने क्या दिया था? पैस्चर also gave germ theory of disease। ठीक है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्या बोलते हैं? इसने बोला कि जर्म्स, जर्म्स मतलब पैथोजेंस, पैथोजेंस organisms are small organisms which cause disease, which cause disease। तो ये लुई पैस्चर की वर्डिंग थी। इसने इसको प्रूव भी करके दिखाया था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और ये बिल्कुल सही है कि जो माइक्रोब्स होते हैं जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, यही तो हमें बीमार करते हैं। ठीक है, और यही इनमें से मोस्ट ऑफ दीज आर पैथोजेंस जिनसे ह्यूमन बींग्स बीमार हो जाते हैं। तो ये इसने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी थी। इसने किया क्या था? जैसे एक पैथोजन को इसने एक एनिमल के इनसाइड डाल दिया था, जैसे चूहे के अंदर डाल दिया था, तो वो चूहा बीमार हो गया। ठीक है, उस चूहे को उसने डिजीज कर दिया पैथोजन को डाल के। तो उससे ये प्रूव हो गया कि जो पैथोजन था उसी की वजह से वो चूहा बीमार हुआ। ठीक है, तो इस तरह के भी इसने एक्सपेरिमेंट करे थे। इसने वैक्सीन भी बनाई थी। तो पैस्चर है, इसने फर्स्ट वैक्सीन भी बनाई थी। ठीक है, जो मार्केट में आगे सेल होने लगी। तो पैस्चर ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिए इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट,
अगला है सिक्स्थ थ्योरी ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए, वो है मॉडर्न थ्योरी। इसको नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। देखो इसके नेम में मॉडर्न आ गया ना। मॉडर्न का मतलब यहां पर यह है कि ये साइंटिफिक कम्युनिटी से एक्सेप्टेड है। मॉडर्न का सिंपली मीनिंग, मॉडर्न थ्योरी उसी को बोलते हैं जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर ली है, जो साइंटिफिकली ट्रू है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है नेचुरलिस्टिक थ्योरी। किसने दी थी ये? गिवन बाय AI ओपेरिन। ये पर्सन रशियन था, ओपेरिन, एंड JBS हॉल्डेन, ये पर्सन इंग्लिश था। ठीक है, ब्रिटिश या इंग्लिश। तो एक रशियन था और एक इंग्लिश था पर्सन, इन दोनों ने मिलकर ये थ्योरी बनाई थी, नेचुरलिस्टिक थ्योरी, जिसे मॉडर्न थ्योरी भी कहा जाता है। ये थ्योरी कहाँ एक्सप्लेन्ड है? इनकी बुक में एक्सप्लेन्ड है। जैसे ये जो था ओपेरिन, इसने एक बुक लिखी थी, ही रोट बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस पर्सन ने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ, और इसी बुक में इनकी ये थ्योरी एक्सप्लेन्ड है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कौन सा रशियन था और कौन सा इंग्लिश था। ठीक है, रशियन याद करने के लिए कैसे याद करोगे? ओपेरिन का ओ, रशियन का आर, और ये दोनों और है, और इसका एच और इस इंग्लिश का ई, ही, ये एच और ई मिलके ही हो गया। तो इस तरह से ध्यान में रखना। ठीक है, और ही। 11th क्लास में भी आता है ऐसे ही सिमिलर, जो सेल थ्योरी होती है। शेडन एंड श्वान ने दी थी ना सेल थ्योरी, वहां पर भी पूछा जाता है कौन सा क्या था, एक जर्मन था एक इंग्लिश था, उनका भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है इनकी नेम ऑफ कंट्री। इस थ्योरी को इन्होंने दो पार्ट्स में एक्सप्लेन किया। ठीक है, थ्योरी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। पहला पार्ट जो है इस थ्योरी का, वो है कीमोजेनी। अच्छा, दोनों पार्ट पहले मैं बता देता हूं कौन कौन से। कीमोजेनी एंड बायोजेनी। थ्योरी के दो पार्ट्स हैं, कीमोजेनी एंड बायोजेनी। इनमें से पहले हम कीमोजेनी को समझते हैं, बायोजेनी को बाद में पढ़ेंगे। कीमोजेनी का मतलब होता है केमिकल एवोल्यूशन, केमिकल एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस।
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बनने को, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बनने को कीमोजेनी या केमिकल एवोल्यूशन कहा जाता है। कीमो मतलब केमिकल सब्सटेंस, जेनी मतलब बर्थ होना, फॉर्म होना। कैसे केमिकल सब्सटेंस बन रहे हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। किससे बन रहे हैं? इनऑर्गेनिक से। ठीक है, तो कैसे एक्सप्लेन किया इन्होंने? इन्होंने कहा कि प्रिमिटिव अर्थ पे फ्री एटम्स थे बहुत सारे, फ्री फॉर्म में जो एटम्स प्रेजेंट है, जैसे कार्बन हो गया, सॉरी सॉरी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारे फ्री एटम्स थे प्रिमिटिव अर्थ पे इनिशियली। प्रिमिटिव अर्थ का मतलब क्या है? जो अर्थ फॉर्मेशन के बाद थी, ठीक है, बहुत पुरानी अर्थ बनने के बाद, उस समय कोई लाइफ नहीं थी अर्थ पे। उन फ्री एटम से क्या हुआ? जो फ्री एटम्स थे उनसे उनसे बने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे बने? जैसे हाइड्रोजन H2, N2, अमोनिया NH3, एटसेट्रा। तो फ्री एटम से आगे बने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो प्रिमिटिव अर्थ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गए। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने फिर आगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फर्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सबसे पहले ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने। कौन से रहे होंगे वो? ये माना जाता है वो थे मेथेन, CH4, हाइड्रोजन साइनाइड HCN। तो ये जो स्टेप है यहाँ पर, जिसमें इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन रहा है, ये स्टेप किसका हुआ? कीमोजेनी। इस स्टेप को इन्होंने बोला कीमोजेनी। एक बार ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गए तो उनसे फिर आगे बने सिंपल ऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एक बार ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन गए, वो आगे फिर फर्दर और डाइवर्सिफाई हो गए। जैसे सिंपल ऑर्गेनिक में क्या क्या बने? इनमें बने अमीनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स, नाइट्रोजनस बेस, एटसेट्रा। और भी बन गए कुछ। तो हुआ क्या यहाँ पर? फ्री एटम से बने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बने। सबसे पहले ऑर्गेनिक, वो कीमोजेनी का स्टेप था। पहले ऑर्गेनिक सिंपलर सब्सटेंस रहे होंगे जैसे मेथेन, हाइड्रोजन साइनाइड। उससे फिर आगे बने सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे अमीनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड्स, नाइट्रोजनस बेस, ये सब बन गए। उनसे आगे बने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, सिंपल या कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या है?
सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का स्ट्रक्चर छोटा होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो बड़ा है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक में क्या क्या बना, इसमें बने प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो इनमें डीएनए आरएनए में फर्स्ट तो बना आरएनए, बाद में बना डीएनए। डीएनए आरएनए में पहले आरएनए बना, बाद में बना डीएनए और लिपिड्स। तो यहां पर ये सीक्वेंस हमें याद करना है। किसका सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक का। सबसे पहले बने हैं प्रोटीन, इसको 1 लिख लो, पॉलीसेकेराइड दूसरे नंबर पे तो ये 2 हो गया, न्यूक्लिक एसिड तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे लिपिड्स। ये सीक्वेंस याद करना है, इस सीक्वेंस में ये बने थे। ये माना जाता है कि प्रोटीन सबसे पहले बने थे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक में, पॉलीसेकेराइड बाद में बने, फिर न्यूक्लिक एसिड बने। न्यूक्लिक एसिड में पहले क्या बना, पहले आरएनए बना न्यूक्लिक एसिड में, फिर बाद में क्या बना, बाद में डीएनए बना, और सबसे एंड में लिपिड्स। अभी बॉटनी में आपका जो चैप्टर चल रहा है वो आई थिंक मेंडल वाला चैप्टर चल रहा होगा, वही चल रहा है। हाँ, तो इससे जो अगला चैप्टर आएगा ना, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, उस चैप्टर में आपको बॉटनी में आरएनए वर्ल्ड पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाएंगे उसमें, आरएनए वर्ल्ड। ये माना जाता है कि इनिशियली जो जेनेटिक मटेरियल था वो डीएनए नहीं था, वो क्या था, आरएनए था। और इसके कुछ प्रूफ्स भी हैं, उसके कुछ प्रूफ भी हैं, ठीक है। वो बॉटनी में जैसे आपसे डिस्कस होंगे, अभी फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, वो बॉटनी में आप पढ़ोगे, बस मैं वैसे ही वर्बली समझा देता हूं। ये माना जाता है कि इनिशियल जो जेनेटिक मटेरियल था ऑर्गेनिजम्स में वो था आरएनए, बाद में डीएनए बना। क्यों आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, ये माना जाता है क्योंकि आरएनए कैटलिस्ट भी होते हैं। पढ़ा था ना 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स में, आरएनए कैन ऑल्सो एक्ट एज एंजाइम। एग्जाम्पल बता सकता है आरएनए कैटलिस्ट का कोई, राइबोजाइम्स, बिल्कुल सही, राइबोजाइम्स। जो आरएनए होते हैं ये कैटलिस्ट भी होते हैं। तो देखो, जो पहले के टाइम में कोई भी लिविंग फॉर्म रही होगी उस समय की, जब सबसे पहले लाइफ बन रही थी उस समय, तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम भी कर देता था और कैटलिस्ट का भी काम कर देता था, दोनों काम करता था आरएनए। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे प्रोटीन बनते गए तो प्रोटीन इवॉल्व हो गए इनटू एंजाइम्स। प्रोटीन किस में इवॉल्व हो गए, बाद में एंजाइम्स में, प्रोटीन एंजाइम बन गए। और आरएनए से क्या इवॉल्व हो गया, आरएनए से बन गया डीएनए। आरएनए से क्या इवॉल्व हो गया, आरएनए से बन गया डीएनए। 11th क्लास में हमने आरएनए डीएनए दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ा था। दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर ही होता है, थोड़े से माइनर डिफरेंस होते हैं। तो वो माइनर डिफरेंस आ गए आरएनए में और उससे इवॉल्व हो गया डीएनए।
और फिर डीएनए बन गया जेनेटिक मटेरियल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। वायरसेस में थोड़े बहुत एक्सेप्शन है, बाकी जितनी भी सेलुलर फॉर्म्स में उनमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और कैटलिस्ट का मेजर काम प्रोटीन करते हैं, हालांकि आरएनए भी होता है कैटलिस्ट, लेकिन उसका काम मेजर नहीं है, थोड़ा बहुत काम। तो ये सीक्वेंस याद कर लेना, केवल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक का, बाकियों के सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं। तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया कीमोजेनी में कि प्रिमिटिव अर्थ में इस तरह से पहले फ्री एटम्स थे, उससे इनऑर्गेनिक बने, फिर उनसे ऑर्गेनिक बने, और ऑर्गेनिक एक बार बन गए तो फिर आगे ऑर्गेनिक डाइवर्सिफाई होते गए और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बन गए। चलो ये चीज मान ली, ये सब हुआ। तो जब इतने सारे रिएक्शंस हुए होंगे तभी तो ये सब हुआ है। कीमोजेनी के जो रिएक्शंस थे, उस रिएक्शन का मीडियम क्या था, व्हाट वाज द रिएक्शन मीडियम, वो भी इन्होंने अपनी थियोरी में एक्सप्लेन किया। रिएक्शन मीडियम, इन्होंने बोला कि रेन्स must have fallen which carried inorganic substances inside oceans। अब देखो इन्होंने थ्योरी में क्या बोला। इन्होंने बोला कि अर्थ पे बारिश होने लगी, झमाझम बारिश हुई, ठीक है। अब ये एक्सप्लेन नहीं हुआ कि कैसे हुई, क्यों हुई, क्या रीजन था कि बारिश हुई, बस हुई बारिश, मान लो अब। और इतनी हुई कि हजारों सालों तक होती रही बारिश, ठीक है। इतना पानी बरस गया, इतना पानी बरसा कि अर्थ की जितनी भी गर्मी थी, हीट जितनी भी थी अर्थ की, वो कूल डाउन होने लगी। इतना जब बारिश का पानी अर्थ पे गिरा तो गर्मी अर्थ की जो ठंडी होने लगी, और इतना पानी इकट्ठा हो गया कि ओशन बन गए, ठीक है। हजारों सालों तक इन्होंने बोला कि अर्थ पे बारिश हुई और ओशन बन गए, महासागर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो अभी करंटली क्या है कि 70% अर्थ जो है वो ओशियन से कवर्ड है, 70% पृथ्वी पर महासागर है, जल है, और जो 30% रीजन बचता है वो लैंड है, वो लैंड मास है। ये जो ओशियन बने हैं ये उसी टाइम के बने हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जितने भी ये रिएक्टेंट्स थे कीमोजेनी के, फ्री एटम्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये सब इनिशियली हवा में थे, एटमॉस्फेयर में थे, और जब बारिश हुई तो बारिश के पानी के साथ ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बारिश के पानी के साथ घुलते हुए नीचे आके इकट्ठा होने लगे। अब नीचे आके कहाँ इकट्ठा होंगे, ओशन में। तो ओशन में ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इकट्ठा होने लगे, ये फ्री एटम्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सब ओशन में इकट्ठा हो गए, और ओशन में ये सारे रिएक्शंस हो गए। ओशन क्या है, रिएक्शन मीडियम है।
तो यहां पर आप लिखो हॉल्डेन रेफर्ड ओशियन एज प्रीबायोटिक हॉल्डेन रेफर्ड ओशियन एज प्रीबायोटिक सूप। ठीक है, प्रीबायोटिक मतलब, या फिर इसने बोला इसको हॉट डाइल्यूट सूप। हॉट डाइल्यूट सूप या प्रीबायोटिक सूप, इसका क्या मतलब है? प्रीबायोटिक का मतलब है बिफोर लाइफ, लाइफ के आने से पहले। प्रीबायोटिक का मतलब है लाइफ के आने से पहले। ठीक है, और सूप का क्या मतलब है? सूप का मतलब है जैसे जो ये केमिकल सब्सटेंस थे, ये हवा से पानी के साथ घुलते हुए ओशियन के अंदर आ रहे हैं। तो ओशियन क्या है? एक सूप बन गया। उस सूप में पानी है और ये सारे रिएक्टेंट्स हैं जिसमें कीमोजेनी चल रहा है। तो वो लाइफ के आने से पहले का एक सूप है जिसमें लाइफ अभी बन रही है, पक रही है लाइफ। प्रीबायोटिक सूप। हॉट डाइल्यूट सूप, हॉट इसलिए बोला क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर उस समय थोड़ा ज्यादा था अभी करंट के टेम्परेचर के हिसाब से। डाइल्यूट सूप, डाइल्यूट क्यों बोला? क्योंकि पानी बहुत सारा था और इतने ज्यादा उसमें रिएक्टेंट नहीं थे, तो वो डाइल्यूट हो गया। बस इसने ओशियन को नेम दे दी। नेक्स्ट। चलो ठीक है, ये बात भी मान ली। अगर रिएक्शन कोई हो रहा है तो उसके लिए एनर्जी सोर्स भी होने चाहिए। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए क्या होने चाहिए? एनर्जी के सोर्स भी होने चाहिए। एक सेकंड रुकना बच्चों। नेक्स्ट। तो इन्होंने रिएक्शन मीडियम बता दिया। अब अगली चीज है कि एनर्जी सोर्स क्या थे जिससे ये सारे रिएक्शन हुए। एनर्जी सोर्सेस।
ठीक है, जिनमें ये सारे रिएक्शंस हुए। तो एनर्जी सोर्स इन्होंने बोला कि उस समय सन की रेज अर्थ तक सारी की सारी आती थी, तो सोलर रेडिएशन हुआ एनर्जी सोर्स, सोलर रेडिएशंस। क्योंकि एटमॉस्फेयर पूरा नहीं बना था, तो उस वजह से डिफरेंट सोलर रेडिएशंस अर्थ तक आती थी, जैसे एक्स रे होगी, गामा रे होगी, ये सारी रेज अर्थ तक आ जाती थी। तो इन सब रेज से भी, इन रेडिएशन से भी एनर्जी मिल सकती है। फिर क्योंकि बारिश हुई है तो बिजली भी कड़की होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग, ये भी एक एनर्जी का सोर्स है, बिजली कड़की होगी। नेक्स्ट, फिर इसके अलावा जब वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही है तो कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी बने होंगे, ये पॉसिबिलिटी है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, अर्थ पे हाई टेम्परेचर था क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही थी, ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप से भी एनर्जी मिल सकती है, जैसे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एटम जब डिके करता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। हाई टेम्परेचर भी एक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। इन सब के अलावा अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, रिड्यूसिंग, तो वो भी सपोर्ट करता है लाइफ की फॉर्मेशन को। एडिशनली reducing environment favor life formation। तो कैसे फेवर किया इस रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट ने? जैसे मान लो करंट सिचुएशन में, क्या करंट सिचुएशन में ऑर्गेनिक सब्सटेंस कोई है या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कोई है, उनसे लाइफ बन सकती है करंट सिचुएशन में? आंसर इज नो, नहीं बन सकती। हाँ, जो पहले से लिविंग है उससे कोई नया लिविंग बन सकता है, जो पैस्चर ने बोला वो चीज हो सकती है करंट सिचुएशन में, लेकिन प्रेजेंटली किसी केमिकल सब्सटेंस से लाइफ, नई लाइफ नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ऑक्सीजनिक है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करेगा। कौन से सब्सटेंसेस को? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। अगर ओशियन में ऑर्गेनिक सब्सटेंस पड़े होंगे, प्रोटीन है, डीएनए, आरएनए, ये सब मान लो ओशियन में है, ओशियन में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी है, वो ऑक्सीजन उन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देगी, कार्बन डाइऑक्साइड फिर एस्केप कर जाएगा। तो करंट सिचुएशन ऐसी है अर्थ पे कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस ओशियन में एक्यूमुलेट हो ही नहीं सकते जो उस समय हो गए थे। दैट्स व्हाई रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो कीमोजेनी या इस थ्योरी को एक्सेप्ट क्यों किया गया? क्योंकि इसका एक साइंटिफिक प्रूफ मिल गया। तो थ्योरी के सेकंड पार्ट को पढ़ने से पहले, जो बायोजेनी है, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको इसका साइंटिफिक प्रूफ बता देता हूं, ठीक है। हालांकि वो प्रूफ इन दोनों ने नहीं दिया था, वो किसी और पर्सन ने दिया था, लेकिन वो उसे मैं कीमोजेनी के इनसाइड ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूं।
एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ कीमोजेनी किसने दिया था प्रूफ? ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके स्कूल में भी आएंगे और कंपटीशन में भी आते हैं। गिवन बाय स्टैनली मिलर। कब दिया था एक्सपेरिमेंट? 1953 में। स्टैनली मिलर ये एक पीएचडी का स्टूडेंट था। ये पीएचडी की डिग्री कर रहा था ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से, अमेरिका में है। पीएचडी का स्टूडेंट था ये। जिस पर्सन की लैब में काम कर रहा था उसका नेम था हैरोल्ड यूरे। सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस वैसे ही स्टैनली मिलर का नाम याद करना है, ये पूछा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को मिलर्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, स्टैनली मिलर के नेम पे मिलर्स एक्सपेरिमेंट। हालांकि सारा काम तो इस पर्सन ने, स्टूडेंट ने किया था, लेकिन जिसकी लैब में काम कर रहा था उस प्रोफेसर का नाम जरूर आता है। हालांकि उसने कुछ भी ना किया हो, लेकिन लैब तो उसी के अंडर थी ना, तो उस लैब में जो भी काम होते हैं तो प्रोफेसर के नाम पहले आएगा, फिर दूसरे बंदे का नाम आएगा जिसने एक्चुअल में सारा काम किया, वो सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, स्टिल इस एक्सपेरिमेंट को मिलर्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इस पीएचडी का स्टूडेंट था, इसने ऑपरेन हॉल्डेन की थ्योरी अच्छे से पढ़ ली। ठीक है, और इसने सोचा कि क्यों ना मैं प्रिमिटिव अर्थ को अपनी लैब में बना दूं, जो जो थ्योरी में लिखा था उसको रिक्रिएट कर दूं, और इसने किया भी। कैसे किया उसे समझते हैं। इसका जो इसने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था उस सेटअप को ड्रॉ करते हैं। सेटअप को बना लो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ।
बना लो इसे, बन जाए तो बताना। चलो आगे पढ़ते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इसने इस फ्लास्क में यहाँ पानी भरा, ये है वाटर, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर इसने वैक्यूम क्रिएट करवाया, वैक्यूम, ठीक है। यहाँ से वैक्यूम क्रिएट करवाया मतलब यहाँ से हवा सक आउट कर रहा है। नेक्स्ट, इस चैम्बर को बोलते हैं स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर, स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर, ठीक है। स्पार्क क्यों बोला, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं इसने, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स कितनी वोल्टेज पे है, एट 75,000 वोल्ट, $75,000, ठीक है। चैम्बर के अंदर क्या भरा इसने, चैम्बर के अंदर गैसेस भरी, कौन सी गैस भरी, मैथेन, रेशो अमोनिया, रेशो हाइड्रोजन, सॉरी व्हाट, हाइड्रोजन, किस किस रेशो में है, अगर मैथेन के 2 यूनिट्स हैं तो अमोनिया का 1 यूनिट होगा और हाइड्रोजन का 2 यूनिट होंगे। तो जितनी मैथेन है उतना हाइड्रोजन है और अमोनिया उसका हाफ लेना होगा। इस वॉल्यूम के हिसाब से इसने यहां पर चैम्बर में गैसेस भरी। एक क्वेश्चन तो इसी से आ जाता है, स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर में गैसेस की रेशो पूछेगा वो।
जो मैंने यहां लिखा है उसको याद कर लो। कैसे करना है? मैथेन का M, अमोनिया का A, हाइड्रोजन का H, मां बन गया ये MaH, मां 212, ये याद कर लो 212, मां 212। ठीक है, तो मैथेन 2 हो गया, अमोनिया 1 और हाइड्रोजन 2, 212। अब इसको क्वेश्चन में वो इसको रिवर्स कर देगा, बोल देगा बताओ रेशो बताओ अमोनिया इज टू हाइड्रोजन इज टू मैथेन। तो इस तरह से पूछ लिया तो 1:2 आपको बताना पड़ेगा। तो एक चीज याद कर लो जो मैंने यहां लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। और क्या लगाया है यहां पर इसने? कंडेंसर लगाया है यहां पर, ये कंडेंसर है। कंडेंसर क्या करता है? कंडेंसर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? कंडेंसर के अंदर ठंडा पानी जाता है, कोल्ड कोल्ड वाटर इन, कंडेंसर के अंदर ठंडा पानी जाता है और गर्म पानी बाहर आता है कंडेंसर से, हॉट वाटर आउट। तो इस तरह से कंडेंसर जो है गर्म ठंडे पानी को अंदर भेजेगा, ठंडा पानी टेम्परेचर से गर्म हो जाएगा, गर्म पानी बाहर आ जाता है। तो गर्म पानी निकलता रहेगा, ठंडा पानी एंटर होता रहेगा। तो कंडेंसर क्या करेगा? टेम्परेचर को कम करेगा। और क्या है यहाँ पर? सबसे एंड में है यहाँ पर ये, इसे ट्रैप कहते हैं, TRAP। ट्रैप का मतलब वैसे तो होता है गड्ढा, तो इसने एक सॉर्ट ऑफ गड्ढा सा बना रखा है। तो ये तो हो गया इसका सेटअप। अब सारा लेबल, अब ये सेटअप हमें बता रहा है प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस। कैसे बता रहा है वो अब समझते हैं। इसने इस सेटअप को कैसे रन किया? इसने क्या किया? इसने आग लगा दी। ठीक है, कहां लगाई? इस वाटर वाले इसके नीचे। आग नहीं लगाई, बर्नर रख दिया, उससे अपने आप आग लग जाएगी ना। ठीक है, बर्नर। तो पानी के नीचे अगर आग जल रही है तो पानी उबलेगा, वेपराइज होगा, वाटर के वेपर बनेंगे। अब जो वाटर वेपर बन रहे हैं, आंसर करो जरा। वाटर वेपर जो बन रहे हैं, वेपर के पास दो ऑप्शन है, या तो वेपर ऐसे ऊपर की तरफ जाए या वेपर ऐसे अपने राइट साइड में जाए स्क्रीन के। बताओ वेपर किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ के राइट साइड में? बताओ, थिंक करो। ऊपर जाएगा, ज्यादातर यही लिख रहे हैं। क्यों जाएगा ऊपर? ऊपर जाएगा बिकॉज ऑफ वैक्यूम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पकड़ा है। इसे डिलीट करो। ऊपर जाएगा बिकॉज ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम क्या कर रहा है? एयर को सक आउट कर रहा है, तो वहां प्रेशर का ग्रेडियंट बन रहा है, वहां एयर का प्रेशर कम है। तो वेपर क्या होता है? वाटर वेपर एक एयर ही तो है, और वो क्या करेगी? वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो वैक्यूम की वजह से वो चला गया ऊपर की तरफ। चलो अच्छी बात है। वेपर गया 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 गया, चैनल से पास करता हुआ वेपर इधर आ गया। ठीक है, अब इसको जरा लेबल कर लो, वाटर वेपर। स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर के अंदर आ गया वाटर वेपर।
चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा वोल्टेज पे हैं। इलेक्ट्रोड्स जब टकराएंगे तो बिजली कड़केगी, स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग मतलब बिजली का एकदम से बनना, स्पार्क होना। तो बिजली कड़केगी यहां पर, जो कि प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस में ऑपरिन हॉल्डन ने क्या लिखा था कि इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग हुई थी। तो वैसे ही इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग इसने इलेक्ट्रोड के थ्रू करवाई। जब इतनी हाई वोल्टेज पे ये स्पार्किंग होगी उससे चैम्बर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। चैम्बर का टेम्परेचर कितना हो गया? 800 डिग्री सेल्सियस। लिखो इसे, स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर है, इसमें लिखो एट 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो गया जब यहां पर ये इलेक्ट्रोड्स टकराए और स्पार्किंग हुई। तो प्रिमिटिव अर्थ का कंडीशन भी यही बताया जाता है कि वार्म था, गर्म था। तो वैसा ही गर्म कंडीशन इसने स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर के अंदर दिखा दी। दूसरा, थ्योरी में क्या लिखा है कि प्रिमिटिव अर्थ पे जैसे कुछ गैसेस थी वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी, ठीक है, तो वही गैसेस इसने स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर के अंदर रखी हैं। मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जैसे ये सब रखी इसने स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर के अंदर। और जब इलेक्ट्रोड यहां पर आएगा, स्पार्किंग होगी, बिजली कड़केगी, टेम्परेचर गर्म होगा, तो उससे ये गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनेगा कुछ, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको समझने से पहले मेरा क्वेश्चन है, मेरे को ये बताओ स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर में हाउ मेनी गैसेस आर प्रेजेंट? हाउ मेनी गैसेस आर प्रेजेंट इन स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर? 3, 4, 5? बताओ, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं? थ्री और 4 आंसर आए हैं। चलो मैं बता देता हूं, करेक्ट आंसर है 4। क्या है करेक्ट आंसर? 4। 4 क्यों है? फोर्थ गैस है यहां पर वाटर वेपर। अभी बोला था ना मैंने, वाटर वेपर एयर ही तो है। तो फोर्थ गैस है यहां पर वाटर वेपर। 3 तो लिखी है, जो फोर्थ गैस है वो है वाटर वेपर, जो इस चैनल के थ्रू आ गया स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर में। लिखो, इसी के नीचे लिखो। स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर has 4 gases: methane, ammonia, hydrogen and water vapor। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर में क्या हो रहा है। मैंने बोला हाई टेम्परेचर, हाई वोल्टेज की वजह से स्पार्किंग जो हुई, उसकी वजह से यहां पर रिएक्शंस हुए होंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या प्रोडक्ट बने। तो जो गैसेस थी या जो प्रोडक्ट्स थे वो गैसियस स्टेट में ही होंगे ऑब्वियसली। तो गैसियस स्टेट से वो प्रोडक्ट फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं। जब वो नीचे की तरफ आए तो नीचे क्या लगा हुआ है? कंडेंसर लगा हुआ है। नीचे क्या लगा हुआ है? कंडेंसर। अब कंडेंसर में क्या हो रहा है? ठंडा पानी आ रहा है और गर्म पानी जा रहा है। तो कंडेंसर ने तो टेम्परेचर ठंडा कर दिया। और जब गैसेस ठंडे चैनल से जाएंगी तो गैसेस क्या हो जाएंगी? जब गैसेस ठंडे चैनल से जाएंगी तो गैसेस क्या हो जाएंगी? लिक्विडिफाई हो जाएंगी। लिक्विडिफाई, बिल्कुल
फ्रीज थोड़ी ना करेगा वो, कंडेंस का मतलब है कि वो लिक्विडिफाई हो जाएंगे, ठीक है, गैसेस का लिक्विड बन जाएगा। तो अब दिखा दो इसके आगे ड्रॉपलेट्स दिखा दो, कि इस तरह से दिखाओ कि ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं पानी जैसे। तो ये ड्रॉपलेट्स फॉल होने लगे, जैसे जैसे कंडेंसर से गैसेस पास करी वो लिक्विडिफाई होगी, तो ड्रॉपलेट्स फॉल होने लगे। तो देखो मैंने क्या बोला, स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर क्या था, प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर था। लिख लो इस पॉइंट को, लिखो, इट इज प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर। ये प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर है। थ्योरी में क्या बोला कि बारिश हुई, बारिश कहां से दिखाई इसने, कंडेंसर के थ्रू दिखाई। ये जो ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं ये रेनफॉल है अकॉर्डिंग टू थ्योरी। थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेनफॉल हुई थी वही ये रेनफॉल है। रेनफॉल का पानी ट्रैप में आके इकट्ठा हो गया। मेरे को बताओ ट्रैप क्या है प्रिमिटिव अर्थ का, ट्रैप क्या है प्रिमिटिव अर्थ का अकॉर्डिंग टू थ्योरी। ट्रैप ओशियन है, बिल्कुल सही, ओशियन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ। बना दिया इसने पूरा सेटअप, एटमॉस्फेयर भी दिखा दिया, बारिश भी करवा दी, ओशियन भी बना दिया। ये सेटअप मिलर ने लगातार 18 दिन तक, मिलर ने ये सेटअप लगातार 18 दिन तक चलाए रखा। बस वो पानी डालता रहता था इसमें, वाटर वेपर जहां से बन रहे हैं ना उसमें पानी डालता रहता था, ठीक है, और यहाँ स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर में गैसेस डालता रहता था, कुछ होंगी कनेक्शंस जिसके थ्रू वो डाल देता था। तो 18 दिन तक ये सेटअप यूं ही चलता रहा, और ट्रैप के अंदर उसने देखा कि पानी भर गया 18 दिन तक। फिर उसने 18 दिन बाद इस ट्रैप के पानी को एनालाइज किया कि ट्रैप के अंदर कैसा पानी था। लिखो इसमें, मिलर ran this setup Miller ran this setup for 18 days and observed 3 amino acids and observed 3 amino acid formation 3 amino acid formation inside trap। 18 दिन तक ये सेटअप वो ऐसे ही चलाए रखा। 18 दिन बाद उसने जो ट्रैप का पानी था उसे एनालाइज किया, उसमें देखा उसने कि अमीनो एसिड बने हुए हैं। अमीनो एसिड सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस की कैटेगरी में ऊपर हमने लिखा था, तो ऐसा तो इसने नहीं डाला था ऐसा स्ट्रक्चर वाला कोई सब्सटेंस, हालांकि वो बन गया है यहाँ पर ट्रैप के अंदर 18 ही दिनों में बन गया है, ठीक है। और इसने जो अमीनो एसिड यहाँ डिस्कवर करे थे वो कौन से थे, उनको याद करने का मेथड है, ऐसे याद कर लो, आग, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, और ग्लाइसिन। ये 3 अमीनो एसिड उसने ऑब्जर्व करे ट्रैप के अंदर। तो इसने ये बोला कि मैंने तो ये चीज केवल 18 दिन के लिए करी है, और प्रिमिटिव अर्थ को तो ये सब करने के लिए बिलियंस ऑफ ईयर्स मिले, करोड़ों साल मिले हैं उसे इन सब को करने के लिए, लाखों साल लगा लो, ठीक है, बहुत सारे करोड़ नहीं तो लाखों करोड़ों साल उसे मिले अर्थ को ये सब चीज करने के लिए। तो पॉसिबिलिटी है
कि इस सिंपल ऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बने, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से पहला सेल बन जाए जो ओरिजिन ऑफ लाइफ होगी। ठीक है, तो इसी एक्सपेरिमेंट को फिर दूसरे रिसर्चर्स ने और एनालाइज किया। क्या किया उन्होंने? अदर रिसर्चर्स वेरी रेशो ऑफ gases to obtain different products. Example, if hydrogen cyanide HCN is added, hydrogen cyanide या HCN is added, then nitrogenous base can be formed, can be obtained. दूसरे रिसर्चर्स ने क्या किया? जो स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर में गैसेस थी उसकी रेशो को चेंज कर दिया। जैसे इसने तो 2:1:2 करी, उन्होंने कोई और रेशो ले ली। जरूरी थोड़ी ना कि 2:1:2 ही ले, कोई और रेशो ले ली, तो उनको प्रोडक्ट भी फिर कोई और मिल गए। किसी ने कोई दूसरी गैस डाल दी, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड डाल दिया किसी ने, तो देखा कि नाइट्रोजनस बेस मिल गए। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस जो डीएनए आरएनए में होते हैं वो मिल गए। तो इससे कीमोजेनी की जो प्रोसेस है या जो थ्योरी थी वो राइट प्रूव हो गई कि हाँ कीमोजेनी अक्कर किया होगा। ठीक है, तो एक प्रूफ और मिलता है कीमोजेनी का, उसे भी यहीं लिख लो। एनालिसिस ऑफ meteorite content, analysis of meteorite contents also show presence of organic substances. ये भी प्रूफ है कीमोजेनी का, प्रूफ ऑफ कीमोजेनी। कैसे बना ये प्रूफ? जैसे मीटेओराइट्स होते हैं, उल्का पिंड जो कभी कभार अर्थ पे फॉल कर जाते हैं, गिर जाते हैं। अभी भी गिरते हैं, पहले के टाइम में ज्यादा गिरते होंगे, अभी भी गिरते हैं। ठीक है, तो मीटेओराइट्स जो फॉल होते हैं उसके फिर केमिकल नेचर को एनालाइज किया जाता है कि वो केमिकली किस चीज का बना हुआ है। तो ये पता चलता है कि कुछ मीटेओराइट्स पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो उससे शो होता है कि जैसी कीमोजेनी अर्थ पे पहले कभी हुई थी, सेम कीमोजेनी अर्थ के बाहर कहीं और भी हो रही है, जो मीटेओराइट्स में ऑर्गेनिक कंटेंट मिल गए हैं। जरूरी नहीं है कि कीमोजेनी केवल अर्थ पे ही हो, कहीं और भी हो सकती है। जैसे मीटेओराइट्स पे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने वो इसी तरह से बने होंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने होंगे, तो वो भी एक प्रूफ है कीमोजेनी का, along with मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो इसी वजह से ये थियरी जो है एक्सेप्टेड है, साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसे एक्सेप्ट किया। अब आ जाते हैं हम थ्योरी के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है थ्योरी का कीमोजेनी के बाद बायोजेनी। कीमोजेनी को क्या पॉइंट लिखा था? 1 लिखा था, आई थिंक ए लिखा था।
सेकंड पार्ट जो है थ्योरी का, वो है बायोजेनी। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल ऑन अर्थ। बायोजेनी होता है पहले सेल की फॉर्मेशन को बायोजेनी कहते हैं। इनिशियली cell like forms evolved from organic substances which are called as protocells या फिर प्रोटोबाइंट्स या फिर प्रीबाइंट्स। और मिलर ने रैंडमली गैसेस ली थी। तो बायोजेनी क्या कहता है कि सबसे पहले जो सेल बना था अर्थ पे, उसके बनने से पहले सेल लाइक स्ट्रक्चर्स थे, वो बने। ऐसा थोड़ी ना कि डायरेक्ट सेल बन गया, नहीं, सेल के बनने से पहले कुछ सेल लाइक स्ट्रक्चर्स बने। उन सेल लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला गया या नाम दिया प्रोटोसेल्स, प्रोटोबाइंड्स या प्रीबाइंड्स। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये कैसे पता चला इन्हें कि ये बने होंगे? जाके तो किसी ने देखा नहीं, लैब में एक्सपेरिमेंट ही किया होगा। जैसे अब ये चीज प्रूफ होगी कि कीमोजेनी हुई थी। कीमोजेनी में क्या था कि पानी के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक या सिंपल ऑर्गेनिक पानी के अंदर थे, और पानी थोड़ा गर्म था। तो लैब में बैठ के ऐसे ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाल के पानी में गर्म करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। तो मान लो किसी ने क्या ऑब्जर्व किया कि पानी में जब इन सब चीजों को गर्म कर रहे थे, उबाल रहे थे, तो कोई गोल सा स्ट्रक्चर बन गया किसी का। ठीक है, वो केमिकल सब्सटेंसेस गोल या राउंड मैनर में अरेंज हो गए, तो बोल दिया ये तो सेल बन गए। उसी को प्रोटोसेल कह दिया और थ्योरी में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, लिखो इसे। इसमें लिखो
two types of protocells were made in lab. दो तरह के प्रोटोसेल्स लैब में बने, ठीक है। इनमें से एक का नेम दिया कोएसरवेट्स, कोएसरवेट, और दूसरे का नेम दिया माइक्रोस्फीयर्स। ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं है बायोजेनी। उन्होंने लिख रखा है कि कीमोजेनी हुआ, ये सब ठीक है, उसके बाद कीमोजेनी से पहला सेल बन गया। एक लाइन क्या लिखी है कि उन्होंने कि ये नहीं पता कि कीमोजेनी से पहला सेल कैसे बना। ठीक है, वो एनसीईआरटी को नहीं पता, हालांकि वैसे तो इस चीज की नॉलेज है और वो थ्योरी में भी है, एनसीईआरटी ने लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया है ये टॉपिक। तो कोएसरवेट्स बनाए थे मेड बाय ओपेरिन, और ओपेरिन ने यहां पर क्या किया, पानी में प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड ले लिए और उनको गर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स इसने ऑब्टेन करे, स्फेरिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स इन वाटर, पानी भी था। ठीक है, तो जैसे क्या क्या बना होगा, अगर मैं उसकी एक पिक्चर बनाऊं, जैसे ऐसे दो लेयर्स बन गई। ठीक है, बाहर वाली लेयर तो प्रोटीन है, अंदर वाली लेयर पॉलीसेकेराइड की है। ठीक है, और बीच में पानी है, बीच में वाटर है। तो पानी को बोल दिया इन्होंने साइटोप्लाज्म है, ये बाहर वाली लेयर्स को बोला सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन में तो लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन शुगर तो होती हैं, लेकिन लिपिड्स मेन होता है। लिपिड्स तो है ही नहीं इसकी सेल मेम्ब्रेन में। These lack lipids and do not divide. डिवाइड तो कैसे करेंगे जब जेनेटिक मटेरियल नहीं है ना, लिपिड्स हैं इसकी सेल मेम्ब्रेन में। तो जिस वजह से कोएसरवेट्स को रिजेक्ट कर दिया गया, हेंस दीज वर रिजेक्टेड। मतलब क्या रिजेक्ट किया इन्होंने, इन्होंने ये बोला कोएसरवेट से पहला सेल नहीं बना होगा। ये पॉसिबिलिटी है कि कोएसरवेट एक टाइप का प्रोटोसेल रहा होगा ओशियन में, ओशियन में ये पहला प्रोटोसेल रहा होगा, लेकिन इससे पहला सेल बना ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए रिजेक्ट हो गया। माइक्रोस्फीयर्स, दूसरे जो माइक्रोस्फीयर थे ये किसी और दूसरे पर्सन ने बनाए, उसका नाम था मेड बाय सिडनी फॉक्स। ये एक पर्सन का नेम है, फॉक्स ने नहीं बनाए, सिडनी फॉक्स उसका नेम है, फॉक्स सर नेम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने जैसे कोएसरवेट क्यों रिजेक्ट हुए, क्योंकि लिपिड्स नहीं थे मेम्ब्रेन में। इसने सोचा चलो लिपिड को डाल के पानी में गर्म करते हैं, कुछ तो बनेगा। तो इसके माइक्रोस्फीयर्स किस चीज के बने हुए हैं, मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीनॉइड्स। लिपिड्स एंड प्रोटीनॉइड्स, ये प्रोटीनॉइड्स क्या है, अमीनो एसिड्स की चेन है। प्रोटीनॉइड्स क्या है, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो इसने अमीनो एसिड्स की एक चेन बना दी जो प्रोटीनॉइड्स हैं,
और वो लिपिड्स के साथ अटैच है। वो क्या है? लिपिड्स के साथ अटैच है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे ये लिपिड की लेयर होगी और लिपिड के ऊपर वो प्रोटीनॉइड्स अटैच है जगह जगह, बीच में पानी है। ठीक है, तो मेन मेन चेन तो यहाँ लिपिड की होगी, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, प्रोटीनॉइड्स उससे अटैच है। प्रोटीन तो होते ही है लिपिड पे अटैच, बीच में पानी है। वो साइटोप्लाज्म क्या दिया इन्होंने, यहाँ लिखो कंटेन लिपिड मेम्ब्रेन। contain lipid membrane and show sort of budding। इन्होंने बोला है इसमें बडिंग भी हो रही है, ये भी बोल दिया बडिंग भी हो रही है इसमें। कैसे हो रही है बताता हूं, इसलिए ये एक्सेप्ट हो गए। हेंस these were accepted। ये माना जाता है कि जो माइक्रोस्फीयर्स हैं, इन माइक्रोस्फीयर से पहला सेल अर्थ पे बना होगा ओशियन के अंदर। ओशियन के अंदर ही सब कुछ चल रहा है ना, ओशियन के अंदर ही लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। इसलिए देखो एनिमल्स में भी जो इनिशियल फाइलम है एनिमल्स के, वो सारे मेरीन है, सारे ओशियन के अंदर मिलते हैं। पॉरीफेरा भी, सीलेंट्रेट भी, टीनोफोरा भी, जो इनिशियल फाइलम है वो सब मेरीन है, ओशियन के अंदर वो मोस्टली मिलते हैं। क्योंकि लाइफ कहां बनी थी? लाइफ बनी थी ओशियन में, हॉट डाइल्यूट सूप। ठीक है, तो ये बडिंग वाला पॉइंट जो है, कैसे उन्होंने बडिंग बोल दिया उसे समझ लो बस। जैसे ये है, इसके अंदर पानी है, तो बोला कि मान लो पानी जो है एक डायरेक्शन से एंटर हो रहा है, वाटर यहां से एंटर हो रहा है। ठीक है, माइक्रोस्फीयर के अंदर वाटर यहां से एंटर हो रहा है। तो जब वाटर एंटर हुआ तो उन्होंने बोला कि माइक्रोस्फीयर की शेप हमने कुछ ऐसी देखी कि पानी यहां से एंटर हो रहा है। पानी मान लो इस पॉइंट से एंटर हो रहा है, तो पानी यहां से एंटर हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि माइक्रोस्फीयर की शेप हमने कुछ ऐसी देखी कि पानी यहां से एंटर हुआ है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे ईस्ट में बडिंग, बडिंग इन ईस्ट में ऐसी इमेज दिखती है। ठीक है, इसको बड बोल दिया, हालांकि ये बड थोड़ी ना है, डीएनए ही नहीं है। जब बड में तो डीएनए भी होता है ना, सेल डिवीजन होती है उससे पहले, बडिंग होने से पहले सेल डिवीजन होती है प्रॉपरली। सेल डिवीजन कह रहा हूँ, न्यूक्लियस डिवाइड करता है। ठीक है, वो सब तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, बस पानी एंटर हो रहा है, बस शेप ऐसी दिख रही है जैसे ईस्ट में बडिंग हो रही हो, और इसी को मान लिया इन्होंने सॉर्ट ऑफ बडिंग। हालांकि ये स्ट्रक्चर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन पानी जब ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है इसके दो टुकड़े हो जाए, पानी ज्यादा होने की वजह से। तो एक माइक्रोस्फीयर टूट के दो माइक्रोस्फीयर बन गया, उसको सॉर्ट ऑफ बडिंग इन्होंने यहाँ पर बोल दिया। हालांकि वो एक्चुअल बडिंग थोड़ी ना, ठीक है, लेकिन इसको इन्होंने मान लिया कि माइक्रोस्फीयर से ही जो है फर्स्ट फर्स्ट लाइफ अर्थ पे बनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे थ्योरी ऑफ मॉडर्न थ्योरी या नेचुरलिस्टिक थ्योरी। इसके दोनों पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, बायोजेनी और कीमोजेनी। जेनेटिक मटेरियल इनमें था ही नहीं, जेनेटिक मटेरियल बाद में आया होगा, ये तो प्रोटोसेल है ना, जेनेटिक मटेरियल बाद में आया होगा। अब पढ़ते हैं आगे हम चैप्टर में
थियरीज हुई यहाँ पर ये खत्म ओरिजिन ऑफ लाइफ की। अब अगला आ जाता है कॉग्नोजेनी, नेक्स्ट टर्म। कॉग्नोजेनी, कॉग्नोजेनी का मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स आफ्टर देयर फॉर्मेशन, आफ्टर देयर फॉर्मेशन। देखो हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है प्लांट्स में, एनिमल्स में। डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। सेल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। बैक्टीरिया कितने अलग अलग तरह के हैं, फंगस कितने अलग अलग तरह के हैं। हम देखते हैं ओवरऑल सेल दो तरह के हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ये जो सेल्स में डाइवर्सिफिकेशन है, ऑर्गेनिजम्स में जो है डाइवर्सिफिकेशन है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कॉग्नोजेनी। तो सबसे पहले ये माना जाता है कि अर्थ पे एनऑक्सीजेनिक हेट्रोट्रॉफिक प्रोकैरियोट आए। जो सबसे पहला लाइफ थी अर्थ के ऊपर, वो ये मानी जाती है वो एनऑक्सीजेनिक थी, मतलब जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हेट्रोट्रॉफिक थी, वो अपना खाना खुद नहीं बनाती थी, बाहर से ऑब्टेन करती। कब आए ये ऑर्गेनिज्म? आज से 3.5 BYA, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो सबसे पहले बैक्टीरिया आया, फर्स्ट लाइफ बैक्टीरिया थी। उसके बाद क्या आया सेकंड नंबर पे? एनऑक्सीजेनिक कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऐसा बैक्टीरिया था जो अपना खाना खुद बनाता था, केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू वो अपना खाना खुद बनाता था, कीमो ऑटोट्रॉफिक। इसकी ओरिजिन मानी जाती है 3.4 टू 3.5 BYA, बिलियन ईयर्स अगो। तो देखो एक बार लाइफ बन गई, उसके बाद वो अब डाइवर्सिफाई हो रही है, डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया बन रहे हैं। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल लिख लो। हालांकि ये बॉटनी में 11th क्लास में शायद पढ़े हो आपने। कीमो ऑटोट्रॉफ के जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब देखो ये बैक्टीरिया बहुत हॉट कंडीशन में रहता है और कीमो ऑटोट्रॉफिक होता है। ये माना जाता है ये बहुत पुराने टाइम का है, जब लाइफ ओरिजिनेट हुई तब के टाइम का ये बैक्टीरिया है। निट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कीमो ऑटोट्रॉफिक है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद बने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऐसा बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है, ये भी अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन ये सनलाइट का यूज करता है। इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट बन गया, और सनलाइट को यूज करता हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता हुआ अपना फूड बना रहा है ये। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रिमिटिव अर्थ पे बहुत ज्यादा थी। हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो कैसे बन रही थी। ऑक्सीजन जब दूसरी गैसेस से रिएक्ट करता था तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रही थी, और सन की रेज तो आ ही रही थी अर्थ के ऊपर। तो सनरेज और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको यूटिलाइज करता हुआ इस बैक्टीरिया ने अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, ग्लूकोज। ठीक है,
लेकिन साइड में बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में? ऑक्सीजन। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अपना खाना तो बनाता था, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन को छोड़ता था। तो एनवायरनमेंट अब कैसा होने लगा? ऑक्सीजन इस बैक्टीरिया की वजह से अर्थ पे आई है। इस बैक्टीरिया ने अर्थ को ऑक्सीजनेट किया है। ऐसा नहीं कि एक दो सालों में किया, कई लाख साल लग गए ये बैक्टीरिया इसी तरह से अपना काम करता रहा, और जिससे अर्थ की कंडीशन ऑक्सीजनेट हुई। ठीक है, इसके फॉसिल्स आज भी मिल जाते हैं। ये बैक्टीरिया अभी भी करंटली भी लिविंग है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वही तो है ये। इसके फॉसिल्स भी मिल जाते हैं। स्ट्रोमालाइट फॉसिल्स। स्ट्रोमालाइट फॉसिल्स क्या है? रॉक्स वेयर ब्लू ग्रीन एल्गी आर फाउंड। ये कुछ रॉक्स हैं स्ट्रोमालाइट, जिसके ऊपर ये ब्लू ग्रीन एल्गी मिली। और इन रॉक्स की जब एज को देखा गया तो इसकी एज मिली काफी पुरानी, 3.3 BYA, कई करोड़ साल पुरानी इसकी एज निकली। तो उससे कंफर्म होता है कि ये बैक्टीरिया भी उतने ही पुराने हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट अर्थ पे बन गया। कब बना? 2.5 BYA पे। 2.5 BYA पे अर्थ पे ऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट बन गया। फिर क्या हो गया? यूकैरियोट आ गए। यूकैरियोट एवोल्यूशन। जब ऑक्सीजन आ गई अर्थ पे तो यूकैरियोट भी आ गए 1.5 BYA पे। ठीक है, यूकैरियोट आगे दो तरह के डेवलप हो गए, प्लांट सेल, एनिमल सेल, वो सब बन गए यूकैरियोट की एवोल्यूशन से। ठीक है, तो ये जो मैंने डेटा लिखवाया अभी आपको, ये डेटा एनसीईआरटी में नहीं है। साथ ही साथ बता देता हूं जो चीज एनसीईआरटी में नहीं है। ये डेटा एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये करेक्ट डेटा है। ये मोस्ट ऑफ द रिसर्च बुक्स में या सैंपल रेफरेंस बुक्स में आपको मिल जाएगा। क्यों लिखवाया मैंने ये? क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो या टॉपिक समझने में, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारा गलत डेटा लिखा हुआ है। अब उस गलत डेटा को हमें रटना होता है, हालांकि उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी रटना है। तो एनसीईआरटी का जो डेटा है वो भी लिख लो। पहला है अर्थ की ओरिजिन, एनसीईआरटी में लिखी है, करेक्टली लिखी है, अर्थ ओरिजिन 4.5 BYA, ये सही है। ठीक है, इतना ही हमने पढ़ा है। फिर एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, लाइफ अरोज 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन। अब ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है कि लाइफ बनी 500 मिलियन ईयर्स अर्थ के बनने के बाद। तो अर्थ बनी 4.5 BYA, उसमें से 500 मिलियन ईयर्स हटाओगे तो 4 BYA हो गया। क्या हो गया ये? 4 BYA। मतलब आज से 4 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ पे लाइफ थी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन बुक्स में क्या मिलता है? बुक्स में मिलता है 3.5 BYA जो बैक्टीरिया है। ठीक है, अब ये लाइन लेकिन एनसीईआरटी में दी हुई है, तो ये हमें रटनी है एज इट इज। सेकंड लाइन, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर एक लाइन लिखी है, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज 3 BYA। और एक लाइन लिखी है, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ
अरोज 2 BYA, BYA को MYA में कन्वर्ट करोगे 2000 MYA। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो तीसरी लाइन में कहता है कि नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, सभी लाइफ लिविंग लाइफ जो होती है वो सेल्स की बनी होती है। वायरस तो लिविंग में कंसीडर होते ही नहीं, वायरस होते हैं नॉन सेलुलर। चलो मान लिया वायरस की बात कर रहा है, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, मान लिया चलो वायरस है। ऊपर वाली लाइन में कहता है कि लाइफ बन गई थी 4 BYA और नॉन सेलुलर लाइफ फिर कह रहा है 3 BYA। तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है लाइंस। फोर्थ लाइन में कहता है कि सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, जो सेल्स थे वो 2 BYA, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। फिर ऊपर वाली लाइंस का मीनिंग क्या है? तो सिंपल सा यहाँ पर रीजन है, कुछ भी यहाँ समझना नहीं है, रटना इन लाइंस को। इन लाइंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से ही क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। क्यों आते हैं? क्योंकि ये साल दर साल ये लाइन एनसीईआरटी में आ जाती है, किसी के पास इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, आकाश में भी कोई भी टीचर इसे करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता है, सब अपने मन से बोल देते हैं कि ये ऐसे होता है वो ऐसे होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी है, कहीं और नहीं लिखी है। कई बार यहाँ के टेस्ट में क्या करते हैं, जैसे नॉन सेलुलर लाइफ के ब्रैकेट में लिख देंगे प्रोकैरियोटिक सेल, नॉन सेलुलर लाइफ के ब्रैकेट में लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जब टेस्ट में क्वेश्चन आता है ना, आंसर तो चलो 3 BYA ही होगा जो लिखा है एनसीईआरटी में, और सेलुलर फॉर्म के ब्रैकेट में लिखते हैं यूकैरियोटिक सेल 2 BYA। तो जब प्रोकैरियोट यूकैरियोट 3 और 2 BYA पे बने, तो ये जो लाइफ अरोज वाला सेकंड पॉइंट है 4 BYA, वो किसके लिए है फिर? तो मतलब इन लाइंस को आप एज इट इज क्रैम कर लेना, ठीक है, समझने की जरूरत नहीं है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक ही पढ़ेंगे।